नमस्कार, फिट रहे इंडिया के इस लाइव एडिशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त जिस किसी से बात करो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। किसी को वायरल फीवर, किसी को स्वाइन फ्लू यानी H1N1 H1N5 या फिर किसी को मलेरिया और डेंगू। बारिश जैसे-जैसे खत्म हो रही है, वैसे-वैसे सर्दी आ रही है और ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये खास तौर पर बुखार के लिए सबसे अच्छा है और मरीजों के लिए सबसे खराब। डॉक्टर्स इस बारे में क्या सलाह देते हैं? आप किस तरह से इस बुखार से बच सकते हैं? बुखार हो जाए तो क्या करना है? कितने दिन बुखार रहने के बाद उसे वार्निंग साइन समझना है? इन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे हमारे इस लाइव सेशन में। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, जो कि काशी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। नोएडा में ही हॉस्पिटल है और साथ ही साथ जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, एक लंबे इंतज़ार के बाद आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार पूजा मैम, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा अभी मैं बता रही थी कि हर कोई जिससे भी बात करें, दूसरा व्यक्ति फीवर के बारे में बात करता है कि उसे या तो बुखार है या फिर ऐसे सिम्पटम्स हैं। आपकी ओपीडी में इन दिनों क्या हाल-चाल चल रहे हैं? देखिए, आज जैसे सबकी ओपीडी है, आजकल ओपीडी बहुत भरी पड़ी है और यूजुअली सारे के जो सारे पेशेंट्स हैं, वो फीवर के ही हैं। लोग एक्यूट फेब्राइल इलनेस के लिए ही आ रहे हैं, बट इस समय कई चीज़ें एक साथ आ जाती हैं क्योंकि जो आपको पता है, जो ये वेदर होता है, जो ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर रेंज होती है और जस्ट पानी के बाद ये मॉस्किटो का ब्रीडिंग टाइम बहुत अच्छा होता है। ऐसे में जो मॉस्किटो बॉर्न बीमारियाँ रहती हैं, बहुत कॉमन रहती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब बड़ा कॉमन होता है। उसके साथ-साथ बिकॉज़ यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, कभी दिन में गर्मी, कभी ठंडक, कभी पानी गिर रहा है, हम लोग की फूड पैटर्न में चेंज हो रहा है, तो ऐसे में वायरल इलनेस बहुत कॉमन है और वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी आजकल अपनी चरम सीमा पे है। और जो लोगों को वायरल इलनेस, जो बच्चे एस्थमेटिक छोटे बच्चे या एल्डरलीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो डायबिटिक है, जिनका अनकंट्रोल है, उनमें भी बहुत जल्दी वायरस का जो संक्रमण है, बहुत जल्दी होता है, वो लोग भी बड़े परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर भी 3-4 पिक्चर्स एक साथ चल रही है, नॉर्मल वायरल भी चल रहा है, डेंगू मलेरिया भी चल रहा है और जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वो भी इस समय अपने चरम पे है, तो टाइफाइड के भी बहुत पेशेंट्स अभी ओपीडी में हम लोग को दिख रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया या फिर कोरोना, क्या इसके मरीज भी देखने को आ रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, इक्का-दुक्का बीच में टेस्ट में कुछ-कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं, मगर अभी इनके बहुत ज़्यादा इस वायरस का सर्कुलेशन अभी नहीं है। चिकनगुनिया के पेशेंट्स अभी इतने बहुतायत पे नहीं दिख रहे क्योंकि चिकनगुनिया का जो बेन है, वो अभी पोस्ट जो हम लोग के जो इसके बाद बारिश के बाद स्टार्ट होता है। तो अभी तो जो मोस्टली जो पेशेंट्स हैं, जो 90% पेशेंट्स अभी तो डेंगू फीवर के ही हैं और इसमें से कुछ 10% जो पेशेंट्स हैं, वो मलेरिया के ही हैं, जो वेक्टर बॉर्न बीमारी के बारे में बात करें। जबकि 50% ओपीडी हमारी हम लोगों की इस समय जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जिसका कॉज़ पता नहीं चलता, जो सिम्प्टोमैटिकली इम्प्रूव होता है, या जो अपर रेस्पिरेटरी फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, वो बहुत कॉमन है। पेशेंट कॉफ के साथ, चेस्ट पेन के साथ बहुत प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो फीवर के अलग-अलग टाइप अभी एक्सप्लेन किए, जिसमें वायरल है, जिसमें रेस्पिरेटरी सांस से जुड़ी हुई बीमारियों के मरीज हैं, वायरल गैस्ट्राइटिस यानी आम भाषा में कहें तो पेट खराब होने की वजह से बुखार लेकर आपके पास आ रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है। अगर एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें कोई मरीज अगर आता है तो कौन सा वाला बुखार है जिसे सुनकर आप थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं कि इस पर मुझे खास ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन्स आ गए कि क्या वार्निंग सिम्पटम्स क्या होने चाहिए कि जो वो देख के कि हम लोगों को कि भई अपने घर में नहीं रुकना, हमें अपने घर के इलाज नहीं करना, हमें डॉक्टर्स के पास जाना है। फिर कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें हॉस्पिटलाइज़ होना है। केवल बुखार आ रहा है तो आप अपना घर पे पैरासिटामॉल ले सकते हैं, अपना हाइड्रेशन बनाएँ। अगर आपको कफ एंड कोल्ड है, आप अपना वही जो सोशल हम लोग बात करते थे कि दूरी बनाएँ, सोशल दूरी बनाएँ, थोड़ा अपने को अलग करें। ये अपने आप, अगर ये नॉर्मल कुछ भी होगा, ये 2 से 3 दिन में अपने आप रिकवर हो जाएगा। मगर आपको बुखार के साथ अगर आईब्रो के पीछे पेन बहुत होने लग जाए, आपको सीवियर माइल्जिया हो जाए, बहुत ज़्यादा बोन में ऐसा लगे कि बोन से फीवर आ रहा है, बोन में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे में आप घर पे ना रुके, अपने डॉक्टर को दिखाएँ। अगर आपको लेथार्जी आ रही है, रेस्टलेसनेस आ रही है, अपने डॉक्टर को दिखाएँ। ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, पल्स में कुछ हो रहा है, अगर सैचुरेशन 88 या 90 से कम जा रहा है, तब अपने डॉक्टर को दिखाएँ। अगर पल्स में वेरिएशन हो रहा है और अगर फीवर आपका 103 से ऊपर जा रहा है, तो आप ज़रूर से डॉक्टर को दिखाएँ, घर पे ना रहें। अगर आपका फीवर 100 आता है, आप पैरासिटामॉल लेके 2-3 दिन में अपने हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं, नॉर्मल डाइट लेते हैं, सॉफ्ट डाइट लेते हैं, ढेर सारे जूसेस, फ्रूट्स लेते हैं, आप रिकवर हो जाते हैं, तो 2-3 दिन वेट कर सकते हैं। पर 3 दिन के बाद अगर फीवर रहता है, तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन को ज़रूर से दिखाएँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जैसे एक बार किसी ने कोई रिपोर्ट कराई और प्लेटलेट कम ऊपर-नीचे हुआ, तो आदमी घबरा जाता है कि ये हुँ। अरे! ये क्या हो गया? सो प्लेटलेट कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है जिसमें हम लोगों को घबराना चाहिए। अगर 1 लाख से कम प्लेटलेट हो, तभी हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हमको अपनी प्लेटलेट की मॉनिटरिंग करनी है। अगर 50,000 से कम प्लेटलेट है, तो इसका मतलब हम लोग को डेली अपने को प्लेटलेट को देखना है और अगर हमें कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को मैलिग्नेंसी है
या किसी को डायबिटीज है या कोई कैंसर के पेशेंट है या कोई इम्यूनोथेरेपी पे है, तब हम 50,000 से कम प्लेटलेट, या किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तब हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। अदरवाइज हम 10,000 से नीचे में ही केवल प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो किसी भी चीजों को लेके घबराना नहीं है ना, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। बट अगर आपको लिथार्जी होने लग जाए, अगर ऐसा होने लग जाए कि आपका सिनकोप आने लग जाए, आपको चक्कर आने लग जाए, अगर आपके पेट में बहुत दर्द होने लग जाए, वॉमिटिंग जो कंट्रोल ना हो रहा हो, आप अगर ओरल इन्वॉल्व ना करना चालू कर दें, या प्लेटलेट काउंट आपके 80 या 50,000 से कम हो जाए, तो ये वो समय होता है कि जब आप एडमिट हो और अपने को सुपरवाइज तरीके से अपना इलाज कराएं। तो वार्निंग सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो, क्योंकि अगर आप डाटा देखेंगे तो केवल 5% ही ऐसे पेशेंट है डेंगू के जो कि अस्पताल में जिनको सीवियर डेंगू होता है, और केवल 15 ही परसेंट ऐसे हैं जिनके अंदर मॉडरेट डेंगू होता है, जिनको अपने डॉक्टर्स या जिनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। यानी डेंगू भी सुनकर इतना घबराने की जरूरत नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, डेंगू भी हो, कोई भी वायरल इलनेस भी क्यों ना हो, अगर आप किसी कोई अस्थमैटिक पेशेंट है, उसको वायरल इलनेस हो रही है, तो अपने इनहेलर्स ले, अपने ट्रीटमेंट प्रॉपर रखे। हाँ, अगर आपका सैचुरेशन कम होता है या पल्स रेट बहुत बढ़ता है, तब वो अपने नीरज फिजिशियन को दिखाए या एडमिशन के बारे में सोचे। सिमिलरली अगर आपको वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है, अगर आपको 15 से 16 लूज मोशन होगा और आप ओरल इंटेक ना कर पा रहे हो, अगर आप ओरल इंटेक ना कर पा रहे हो, आपका बीपी अगर सिस्टोलिक बीपी 100 से भी कम हो रहा है, तब आप अपने फिजिशियन को मिलें और एडमिट होने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग देखते हैं इस पर हॉस्पिटल्स में ना बहुत अननेसेसरी एडमिशंस भी हो जाते हैं डेंगू के कारण। बहुत से मरीज 50% जो मरीज होते हैं वो जो एडमिशन के लिए आते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं आप पहले ध्यान रखो, आप रिकवर हो जाओगे, और मोस्टली लोग रिकवर भी हो जाते हैं। इसलिए पैनिक बटन को ऑन ना करें, अपने सिम्टम्स को समझें, वार्निंग साइंस को समझें और अपने फिजिशियन के टच में रहें हर समय। जी, डेंगू के मरीज को डॉक्टर साहब कुछ हिदायतें दी जाती हैं ब्लीडिंग पर ध्यान रखने के लिए, ब्रश करते समय ध्यान रखने के लिए, एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर हिदायत दी जाती है। आप डेंगू के मरीजों को क्या सलाह देंगे, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात है, अगर आपको 3 दिन में आपका फीवर नहीं ठीक हो रहा है या आपको बॉडी पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग हो रहा है, आई ब्रो में पेन अंदर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको आई के अंदर का पेन हो रहा है, हेडेक बहुत कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो ये डेंगू के सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो आप अपने फिजिशियन को दिखा के अपना प्लेटलेट काउंट या NS1 एंटीजन जरूर कराएं। यूजुअली हम लोग बात करते हैं जब भी फीवर के तीसरे या पांचवें दिन ही आपका NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है। आपको आज ही फीवर है और आपने आज ही टेस्ट करा लिया, तो वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, आपको लगेगा आपको डेंगू नहीं है, मगर वो आगे चल के डेंगू हो सकता है। तो तुरंत ही भाग के कूद के टेस्ट भी ना कराएं, जो कि बहुत से पेशेंट्स करा लेते हैं। उससे बचें, 3 से 5 दिन में ही आप अपने टेस्ट कराएं। अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग हो रही है, ब्रश करते हुए ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए इस समय बड़ा मुश्किल होता है। जो जो जिनको मेंस्ट्रुएशन का जो समय होता है, जो पीरियड्स का समय होता है, उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये ब्लीडिंग टोरेंशियल है कि ये ब्लीडिंग डेंगू के कारण ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे केस में हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान ऐसे पेशेंट्स, ऐसे फीमेल पेशेंट्स को लेने चाहिए। अगर हिमेचूरिया हो रहा हो, पेशाब से खून आ रहा हो या मुंह से खून आ रहा हो बहुत खांसने पे, वो भी डेंगू के फीचर्स हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर ब्लीडिंग हो रही हो कहीं से, आप जरूर से अपना ध्यान दें और अपने फिजिशियन को जरूर से दिखाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि बहुत कॉमन हम कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें कब पता होता है, वो होता है पल्स प्रेशर। आपका जो सिस्टोलिक बीपी, जैसे मेरा बीपी है 130/80, तो इन दोनों बीपी को अगर हम माइनस करेंगे तो आता है 50। तो अगर मेरा पल्स प्रेशर 20 से कम होता है, तो इसका मतलब है कि मुझे मेरे सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है, जिसको हम लोग पल्स प्रेशर बोलते हैं। अगर पल्स प्रेशर कम हो रहा हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंड है हिमेटोक्रिट, जो कि ये हर सीबीसी की रिपोर्ट में होता है, जिसको हम लोग मतलब आप ये कह रहे हैं, मैं आपको टोकूंगी, अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 100 और 80 आ रहा है, तो ये खतरनाक बात ये खतरनाक, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो 20 हो गया। तो जो है। पल्स प्रेशर जब भी कम होता है, तब भी हमें, ये हम लोग घर पे भी कर सकते हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो हम लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। और एक जो भी एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग सीबीसी बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट सब आता है, उसके अंदर हमें देखना होता है कि आपकी जो टीएलसी काउंट वो 4,000 से कम ना हो या 3,000 से कम ना हो, इसका मतलब ये वायरल हो रहा है। या आपका जो हिमेटोक्रिट होता है, जिसको हम लोग HCT लिखा होता है रिपोर्ट में, अगर आपका HCT 20% से ज्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मली 40 होता है, मान लीजिए आपका 48 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज स्टार्ट हो गई है और कहीं ना कहीं पेट में पानी जमा हो रहा है। ऐसे समय में एक अल्ट्रासाउंड या चेस्ट एक्सरे भी करना चाहिए। जी, आपने बड़े काम की टिप्स बताई हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग अपनी टेस्ट रिपोर्ट को खुद ही खुद कर सेंड लेते करते हैं, हैं, डॉक्टर को बाद में बाद में ढूँढते हैं। दिखाते हैं। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जी, प्लेटलेट, आपका टीएलसी काउंट और आपका हिमेटोक्रिट, जो कि सब लिखा हुआ है रिपोर्ट में, हम देख सकते हैं बड़े आराम से। जी, डॉक्टर साहब, बुखार एक ऐसी समस्या है भारत में जो जैसे-जैसे मौसम बदलते हैं वैसे-वैसे उसका अटैक आता है, बहुत सारे लोगों को होता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि हमें पैरासिटामॉल लेनी है या जो भी दवा उनकी फ़ेवरेट है वो लेनी है, उसके अलावा लिक्विड लेना है। लेकिन जो शुरुआती 3 दिन हैं, उसमें मान लीजिए लगातार हाई ग्रेड फ़ीवर चल रहा है, 102, 103 चल रहा है और 3 दिन तक लगातार ये पैटर्न बना हुआ है।
तो ऐसे में क्या 3 दिन घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपका फीवर 103 से ज़्यादा है, तो हमें तुरंत ही अपने नियरेस्ट फिजिशियन को जाना चाहिए। ब्लीडिंग है, नियरेस्ट फिजिशियन को चाहिए। कुछ आपको सिनकपी हो रही है, चक्कर बहुत आ रहे हैं, फिजिशियन को दिखाना चाहिए। हाँ, अगर आपका जो फीवर है वो 102, 101 रह रहा है, आप दवा लेते हैं, वो 6 घंटे ठीक हो जाता है, फिर चढ़ जाता है। ऐसे में आप केवल पैरासिटामोल का सहारा लीजिए। दिन में 4 से 5 बार पैरासिटामोल लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 650 मिलीग्राम की आप वो ले सकते हैं। चाहे तो आप उसमें एक एंटी एलर्जिक भी ऐड कर सकते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ढेर सारा पानी पिएँ। पानी किसी भी वायरल इलनेस से बहुत फायदा करता है, बिकॉज़ वो क्या करता है, हमारे बॉडी में से जो वायरस का लोड है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। और नॉर्मल डाइट लें, फ्रूट्स लें, जिससे आपको ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते रहें। 102, 103 से ज़्यादा जब बुखार हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की सलाह देते हैं। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनिटली करना चाहिए, और बच्चों में तो ये बहुत इफेक्टिव वे होता है, बिकॉज़ बच्चों को हम बहुत ज़्यादा दवाएँ नहीं दे सकते उनमें, क्योंकि गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे में अगर आपका फीवर 102, 103 से ऊपर होता है, तो पट्टियाँ हर समय डॉक्यूमेंटेड है और बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट कुछ जो चिल्ड्रन के हॉस्पिटल होते हैं, तो बच्चों को हम लोग ठंडे पानी से नहला भी देते हैं जब भी उनको फीवर रहता है। बिकॉज़ बच्चों में एक बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों में फीवर ना इमीडिएटली बढ़ता है, और 105 के ऊपर बढ़ने पे बच्चे को सीज़र्स आ जाते हैं, जिनको फेब्राइल सीज़र्स बोलते हैं। इसमें बच्चों में तो हम कोशिश करते हैं उनका फीवर 102 से ऊपर ना जाए। जी। बुखार में एंटीबायोटिक दवाओं का क्या रोल होता है डॉक्टर आशीष? देखिए, बुखार में एंटीबायोटिक का कोई बहुत रोल नहीं है। इनिशियल स्टेज में तो कोई फ़ायदा भी नहीं ना, मगर हाँ, 5 से 7 दिन के बाद, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए किसी को केवल बुखार से चला, उसको केवल वायरल हुआ, मगर देखा जाता है 5 से 6 दिन के बाद उसको कफ स्टार्ट हो जाता है, लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बताता है कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है पेट में, या फेरेंजाइटिस हो रहा है। ऐसे में सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स का रोल होता है, पर वो भी 5 से 7 दिन के बाद। पहले 3 से 4-5 दिन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता, और उससे आपको गैस्ट्राइटिस ही बढ़ेगा, वो आपको नुकसान ही ज़्यादा करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। डॉक्टर, डेंगू के मामले में भी कहा जाता है कि एंटीबायोटिक फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। क्या ये बात सच है? एकदम सही बात है, अगर आप अर्ली स्टेजेस में ले रहे हैं, तो ये आपको डेफिनिटली जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपको नुकसान करेंगे। क्या रीज़न है कि एंटीबायोटिक दवाएँ नुकसान करती हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो केमिस्ट से दवा लेकर आते हैं, फिर डॉक्टर का नंबर आता है। देखिए, इस मामले में देखिए यूजुअली केमिस्ट भी ना एजिथ्रोमाइसिन ही देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का थोड़ा एंटीवायरल भी रोल होता है, तो एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं करती है। तो अगर आप केवल एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, तो इतना कोई इसका नुकसान आपकी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, इसके अलावा कोई भी आप अगर अमोक्सिक्लाविनुलिक एसिड या लिंज़ोलिड या ऐसे कोई हायर एंटीबायोटिक लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज़ एक और नुकसान क्या होता है, जब भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो फुल कोर्स पे नहीं लेते, क्योंकि फीवर तो 2 दिन में ठीक होना ही है। लोग मगर फिर क्या करते हैं, 2 दिन खाते हैं, छोड़ देते हैं, और इसी एंटीबायोटिक का आगे रेजिस्टेंस भी होने लग जाता है। तो हुँ। कोई भी एंटीबायोटिक बिना इंडिकेशन के खाने से उस समय तो आपको गैस्ट्राइटिस करेगी करेगी, बाद में आगे भी चल के वो आपको दिक्कत करेगी। जी, आपने कहा कि सीबीसी कराएँ अगर आपको प्लेटलेट काउंट की चिंता है, हालाँकि वो इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है। तो अब एक सवाल ये है डॉक्टर कि अ, कितने-कितने दिनों के इंटरवल में चेक करना चाहिए प्लेटलेट काउंट को? देखिए, अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख से कम है, तो आपको डेली प्लेटलेट कराना चाहिए। अगर आपका प्लेटलेट 1 लाख से ऊपर है, तो आप 2 से 3 दिन में कराया जा सकता है। अगर आपने प्लेटलेट किया, आपका 1,10,000, 1,20,000 प्लेटलेट है, और आपको फीवर भी नहीं आ रहा, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप अच्छे से अपनी डाइट ले पा रहे हैं, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं ना, वॉमिटिंग नहीं ना, कहीं ऐसा कुछ दर्द नहीं है, तो अगर आप नहीं भी कराते, 3 से 5 दिन में भी कराते हैं, तब भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। कोई वार्निंग सिम्पटम्स हो, तो आपको डेली कराना है, या अगर आपका 1 लाख से कम प्लेटलेट हो, तो आपको डेली 2 से 3 दिन अपना प्लेटलेट काउंट जब भी कराएँ, हेमाटोक्रिट ज़रूर कराएँ। प्लेटलेट काउंट बताता है कि हमारा बोन मैरो में का जो वायरस है, ये बोन मैरो को सप्रेस करता है, प्लेटलेट बनना कम हो जाता है। जी, प्लेटलेट कोई बहुत खतरनाक बात नहीं होती, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हेमाटोक्रिट होती है। जब भी आप अपना टेस्ट कराएँ, तो अपने लैब वालों को बोलें हेमाटोक्रिट ज़रूर कराएँ। हेमाटोक्रिट का जो फॉल होता है, जब हेमाटोक्रिट हमारा बढ़ता है, इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में कहीं लीकेज हो रही है, प्लाज़्मा लीकेज, जो कि मॉडरेट डेंगू का सिम्पटम हो सकता है, और सीवियर डेंगू की शुरुआत हो सकती है। तो आप अपने में जब भी अगर सिम्पटम्स हो, तो अपना हेमाटोक्रिट या प्लेटलेट डेली कराएँ। प्लेटलेट के बारे में क्या ये बात भी सही है कि अगर एक बार वो बढ़ने शुरू हुए तो फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही रहते हैं, उसके बाद मरीज़ अपने आप को सुरक्षित मान सकता है? देखिए, पहले समझना पड़ेगा प्लेटलेट कम क्यों होते हैं। जब भी हुँ, वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वायरस क्या कर देता है, हमारे जो बोन मैरो है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है। ठीक है? या थोड़ा-सा सर्कुलेशन में भी जो वायरस होता है, प्लेटलेट को डिस्ट्रक्शन करना चालू करता है, दोनों तरीके से काम करता है। तो जब हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट का जो डबलिंग प्लेटलेट की 3 से 5 दिन हमारी बॉडी में प्लेटलेट रहता है। सपोज़ मेरा प्लेटलेट आज बोन मैरो काम नहीं कर रहा है। अगर मेरा बोन मैरो नहीं काम करेगा, तो धीरे-धीरे प्लेटलेट कम होने लग जाएँगे।
पर बोन मैरो पर असर 5 से 7 दिन रहेगा। जैसे ही 5 दिन के बाद जैसे उसका असर जाएगा तो बोन मैरो खुद से खुद अपने नए प्लेटलेट बनाना चालू करके सर्कुलेशन में करना चालू कर देगी। तो जैसे ही एक बार प्लेटलेट 2 रीडिंग बढ़ना चालू, इसका मतलब का बोन मैरो उस वायरस से निकल के आ चुका है या स्प्लीन ने बहुत प्लेटलेट दे दिया है, तो अब ये आगे बढ़ेगा ही, ये कम नहीं होगा। कोई भी वायरस जो होता है, कोई भी वायरस का असर कुछ 3 से 5 दिन ही रहता है, उसके बाद उसका असर अपने आप ही कम होता है, अपने आप बॉडी की हीमोस्टैसिस बराबर होती है और चीजें अपने आप बढ़ना चालू हो जाती हैं। यानी अगर आपकी 2 वैल्यूज प्लेटलेट की बढ़ी आए, 1 नहीं 2 वैल्यूज पर अगर बढ़ी आती हैं, तो इसका मतलब आगे ये वैल्यूज बढ़ती हुई रहेंगी। तो अच्छा ये बताइए डॉक्टर कि प्लेटलेट का सीधा संबंध डेंगू से होता है क्या? नहीं देखिए, वायरस के कई और भी वायरस होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट कम हो सकती है, जो डेंगू नहीं हो सकते हैं। तो केवल और केवल असर इसका प्लेटलेट डेंगू से नहीं होता। पर इस समय क्योंकि डेंगू बहुत कॉमन है, इस समय रेनी सीजन है, इस समय जो एडीज जो हमारा जो मॉस्किटो जिसके कारण इन्हें दिक्कत होती है, उनका ब्रीडिंग टाइम है। उस समय इस समय जो इनकी जो ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर होता है, या उनको जो मीडियम मिल जाता है पानी में ग्रो करने का, रिप्रोड्यूस करने का, वो सबसे ज्यादा रहता है। तो ऐसे में अगर प्लेटलेट कम होती है तो हम डेंगू के लिए सबसे पहले सोचते हैं। मगर ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके अंदर डेंगू नहीं होता है और प्लेटलेट कम होती है। जैसे बहुत बार टाइफाइड भी बड़ा कॉमन होता है, तो उनमें भी आपका प्लेटलेट कम हो सकता है। कि पपीते के पत्ते खाएं, गिलोय खाएं, बकरी का दूध भून के लाएं, ये सारी चीजें डेंगू का इलाज कर सकती हैं। आप बतौर डॉक्टर क्या मानते देखिए, कुछ चीजें जैसे बकरी का दूध हो गया या गिलोय खाना हो गया, ये तो और ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि बकरी का जो दूध आता है वो नॉन वैक्सीनेट, मतलब वो पॉस्चराइज तो होता नहीं ना, तो उसके तो ऑलरेडी बहुत इन्फेक्शन होते हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो सकती है। बंदे ने दूध लेके उसको गैस्ट्रोइंटाइटिस स्टार्ट होना चालू हो जाता है। सिमिलरली जो उसके पत्ते होते हैं, जो अपन उसके गिलोय के पत्ते और ये सब क्या कर देते हैं ये लोग, इनमें नो डाउट इनमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, मगर क्या होता है ये बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। एक कहावत है, चौबे गए थे छब्बे बनने, दूबे रह गए। तो पत्ते खाने से प्लेटलेट तो ठीक नहीं हुआ, मगर उसने और गैस्ट्राइटिस करके पेशेंट का और पेट फुला देता है। अगर पेशेंट को एसाइटिस हो रहा है तो उसको और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में सप्लीमेंट इसको ना लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि और सेकेंडली अभी तक ऐसा कोई प्रूवन कोई थ्योरी नहीं है जिसमें बताए कि हाँ कुछ दवाएं आती हैं जो प्लेटलेट बढ़ाती हैं, वो थोड़ी सेफ भी हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे जो पेपे एक्सट्रैक्ट्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट कर सकती है उस समय, वो ले सकते हैं, उनसे भी प्लेटलेट थोड़ा बढ़ता है। हैं? यानी वो मेडिसिनल कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पपीते का कुछ बनाएं अब और उससे कुछ फायदा अभी होगा। आप पी के देखना पूजा मैम, ये तो बहुत ही गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। कोई मैं तो पी ही नहीं सकता कोई इसको, इतना लोग कैसे पी लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। हम आपकी कंपनी में रहते हैं, हम ये सब चीजें हमने ट्राई नहीं की। बकरी के पत्ते भी हम खा जाएं और उसका दूध भी हम पी जाएं तो बेचारी बकरी क्या करेगी? तो डॉक्टर साहब, अब खास तौर पर बुखार के ऐसे मरीज जिनको 5-7 दिन हो गए हैं, जैसे कि इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रोलॉन्ग है, जी वायरस ही समय ज्यादा लेता है, क्या उनको 5 दिन से ऊपर होने पर नेसेसरीली डॉक्टर के पास जाना है, या जब तक कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है तब तक घबराने की बात नहीं, नहीं है, बुखार डेफिनेटली 7 जाना दिन ले चाहिए। सकता है? अगर आपका बुखार 3 से 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको घर पे वेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ इसमें बुखार के और भी कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम किसी चक्कर में अपनी इलनेस को छोड़ दें और हमारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाए। ऐसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का लोगों को, मेरे पास अब कई पेशेंट आए, उनको 10-20 दिन पहले बुखार आया था। अब उन्होंने बोला, "अरे डॉक्टर साहब वो बुखार आया था, हमने पैरासिटामोल खाए, वो 3-4-5 दिन रहा, हम ठीक हो गए, थोड़ा चेस्ट पेन हुआ, हम ठीक हो गए।" नाउ 20 डेज़ बाद वो हमारी ओपीडी में प्लूरल इफ्यूजन लेके प्रेसिपिटेट करते हैं और जब टैप करते हैं तो टीबी निकलता है। यानी अगर आपका 5 से 7 दिन 3 से 5 दिन बाद अगर बुखार नहीं जा रहा है, कुछ और सिम्पटम एडेड है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए जो सिम्पटम्स है बहुत मिक्स सिम्पटम्स हैं। तो जब जी, सिम्पटम्स इतने मिक्स में होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी कह पाना और डायग्नोसिस के लिए अपने को आगे बढ़ पाना। जी। क्या दिल के मरीजों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है सिम्पोस्टैटिन, ब्लड थिनर जिस तरह की दवाओं पर रहते हैं? डेफ़िनेटली। देखिए, जब भी ब्लीडिंग होती है तो हम सबसे पहले इकोस्प्रिन दवा को बंद करते हैं और एक टेस्ट है पीटी-आईएनआर या एपीटीटी करा के देखते हैं कि कोएगुलेशन प्रोफाइल तो ठीक है। क्योंकि डेंगू में क्या होता है, सबसे पहले लिवर डैमेज होता है। जब लिवर पे असर पड़ता है तो कोएगुलेशन प्रोफाइल सबसे पहले हमारा अल्टर्ड होता है। हमारे लिवर के एंजाइम्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो लोग ऐसी दवाएँ हैं उनको दवाएँ हम लोग बंद करते हैं और असेस करते हैं कि भाई ये ब्लीडिंग का कारण क्या है? क्या दवाइयों की अधिकता से है या किसी वायरल के कारण है? कुछ रिस्क ग्रुप हैं, जैसे जो बच्चे 5 साल से कम, 60 साल से ऊपर, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो ट्रांसप्लांट्स के पेशेंट हैं, या जो पेशेंट जिनके अंदर वॉल्व पड़े हैं, उनको तो अपना बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेंगू का देखिए ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो हम फ्लूइड ही देते हैं। तो अगर किसी जी। का हार्ट ऑलरेडी वीक है तो अगर हम उसको एक्सेस फ्लूइड देंगे तो ये और खतरनाक होगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 से 10% जो डेंगू के अस्पताल में सिक इसीलिए होते हैं क्योंकि हम लोग उनको एक्स्ट्रा फ्लूइड दे देते हैं।
बिना उनके कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस को जाने हुए। तो बहुत ज़रूरी है कि फ्लूइड ही ट्रीटमेंट है, मगर एक लिमिटेड फ्लूइड ही ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग को हेमाटोक्रिट से असेस करके हमें फ्लूइड देना चाहिए। तो कार्डियक पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए ऐसे में, क्योंकि वो खून पतला करने की दवा भी ले रहे हैं और डेंगू में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी, चलते-चलते मैं चाहूँगी व्यूअर्स का एक डाउट और क्लियर करें, डेंगू की अलग से कोई दवाई नहीं आती। ये बात सही लेकिन है? हाँ, देखिए डेंगू की कोई ऐसे कोई एंटीवायरल भी नहीं होता जो हम दे सकते हो, या डेंगू का ऐसा कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बना जो हम लोग अभी प्रॉपर्ली दे आर रिसर्च चल रही है कि नया वैक्सीन बन गया है, पर अभी तक इंडिया में इसको स्टार्ट हुआ नहीं, अभी फेज़ 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। कब तक आएगा पता नहीं, उसके आने तक तो अभी तो डेंगू के लिए कुछ नहीं ना, हमें केवल सिम्प्टोमैटिक अपने फ्लूइड स्टेटस और सर्कुलेटरी स्टेटस का ही ध्यान देना है, वाइटल्स का ध्यान देना है। बिल्कुल, इसीलिए बार-बार डॉक्टर्स कहते हैं कि पैरासिटामॉल और पानी, साथ में यस, आराम, अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपना इलाज खुद कर पाएँगे, बशर्ते आपका बुखार भी कंट्रोल में है और 3 दिन में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 दिन से ज़्यादा बुखार है, तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी ना करें, खास तौर पर अगर आपके लक्षण बेहतर होने के बजाय गंभीर हो रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए इस लाइव सेशन में। आपसे हम फिर मिलेंगे अपने व्यूअर्स के सवालों के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू।